भारत की सबसे बड़ी टेलीविजन सीरीज राम राज्य में आपका स्वागत है। जैसा कि इस सीरीज की शुरुआत में हमने आपको बताया था कि भारत में न सही दुनिया में कहीं तो राम राज्य है। क्यूबा में स्वास्थ्य का राम राज्य है, फिनलैंड में शिक्षा का, इजराइल में सुरक्षा का राम राज्य है और डेनमार्क, वहां पर तो जब हमने लोगों से पूछा कि क्या आपको रिश्वत देनी पड़ती है तो उन्होंने पलट के कहा, ये ब्राइब, रिश्वत, घूस, ये होती क्या भला है। आज हम आपको उन चारों देशों की दोबारा यात्रा कराएंगे। देखेंगे कि जब क्यूबा में, डेनमार्क में, फिनलैंड में, इजराइल में राम राज्य आ सकता है तो भारत में क्यों नहीं। राम राज्य की तलाश का सफर शुरू हुआ क्यूबा से। भारत की तरह ही एक विकासशील देश क्यूबा, आबादी और आकार में भारत से बहुत छोटा है और आर्थिक मामलों में भारत से भी पीछे है। लेकिन कमाल ये कि यहां के लोग सड़कों पर बगैर इलाज के मरने को मजबूर नहीं होते। मैं विदेशियों को कहता हूं कि आप देख सकते हैं यहाँ दीवारों पर रंग नहीं हुआ है, सड़कों को मरम्मत की जरूरत है, स्ट्रीट लाइट्स कम है, यहाँ पुराने मॉडल की कारें हैं, आप देख सकते हैं यहाँ बड़ी बड़ी शानदार दुकानें नहीं हैं। यहाँ बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपको अपने देश में नहीं दिखती, लेकिन आपको यहाँ कभी भी कोई बच्चा सड़क पर खाना मांगता हुआ नहीं दिखेगा या कोई लाचार या बीमार सड़क पर मरता हुआ मदद की गुहार लगाता हुआ नहीं दिखेगा। आपको यहाँ सड़क पर कोई ऐसा बच्चा नहीं दिखेगा जिसे पढ़ने का हक ना हो। हम गरीब हैं, हमारे यहाँ चमचमाती कारें नहीं हैं, स्ट्रीट लाइट्स तक कम है, लेकिन हमारे यहाँ कोई बच्चा आपको सड़क पे भीख मांगता नहीं मिलेगा। कोई आदमी सड़क के किनारे मरता हुआ, मदद की गुहार करता हुआ, गिड़गिड़ाता हुआ नहीं मिलेगा। ये क्यूबा है और ये है क्यूबा की सोच। इसी सोच की एक मिसाल है माइकल क्रूज, एक छोटा सा बच्चा जो सेरेब्रल पॉल्सी से पीड़ित है। न वो सुन पाता है, न वो समझ पाता है, न चल पाता है, और वेदादो पॉलीक्लिनिक में 3 साल से लगातार उसका इलाज चल रहा है। और आखिर माइकल चला, बिना किसी की मदद के, अपने पैरों पे, बिना किसी के सहारे के खुद चला। और ये तब हुआ जब हमारी कैमरा टीम क्यूबा की राजधानी हवाना में थी। वहां उस वेदादो पॉलीक्लिनिक में जहां माइकल का इलाज पिछले 3 साल से चल रहा था। जब मैंने कहा था कि क्यूबा में स्वास्थ्य का राम राज्य है तो मेरा ये मतलब था, समझे आप। चाहे माइकल जैसा बच्चा हो जो बीमारी से पीड़ित हो या ऐसा बच्चा जो स्वस्थ हो, क्यूबा में उसको ताउम्र मुफ्त इलाज मिलेगा। क्यूबा का हर नागरिक, चाहे वो गांव में हो, शहर में हो, कहीं भी हो, मुफ्त सरकारी डॉक्टरी मदद उससे ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट की दूरी पर मौजूद है। क्यूबा आने वाले पर्यटकों के लिए यहाँ का संगीत बड़ा आकर्षण होता है। कुछ लोगों के लिए यहाँ का डांस तो कुछ लोगों को यहाँ का समुद्री किनारा
अपनी ओर खींचता है। इन सब के बीच बाहर के लोगों को इस जैसी इमारतों की अहमियत का अंदाजा ही नहीं होता है। ये डॉक्टर का घर है, नर्स का घर है और यहाँ के आसपास के तकरीबन 150 परिवारों की अच्छी सेहत के पीछे एक बड़ा कारण है। इसे यहाँ कंसल्टोरियो कहते हैं। क्यूबा में औसतन हर 500 से 600 व्यक्ति पर एक कंसल्टोरियो है, जहाँ एक डॉक्टर और एक रेजिडेंट नर्स 24 घंटे मौजूद रहते हैं। और एक बड़ी बात ये, सर्विस बिल्कुल मुफ्त होती है। क्या आप यहाँ अक्सर आती हैं? जी आपकी डॉक्टर से मुलाकात आसानी से हो जाती है? हाँ, शुक्र है डॉक्टर यहाँ आसानी से मिलते हैं। क्या आपको उनसे कोई शिकायत है? नहीं, कुछ भी नहीं। जिस तरह से अभी सरकार क्यूबा की स्वास्थ्य सेवा का ध्यान रखती है, उसे मुफ्त कर रखा है, अगर वो ऐसा न कर पाए तो क्या आप स्वास्थ्य सेवा का खर्च उठा सकती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं उठा पाती। मुफ्त इलाज के साथ साथ इलाज आसानी से भी होता है क्यूबा में, और इसका सबसे बड़ा कारण है कंसल्टोरियो का एक बहुत लंबा चौड़ा जाल जो पूरे देश में है। लगभग हर मोहल्ले में कंसल्टोरियो उपलब्ध है और यहाँ पर इलाज आसानी से और मुफ्त होता है। इससे एक और फायदा होता है, बीमारी का इलाज तो ठीक है, लेकिन बीमारी हो ही ना, इस ओर भी कदम उठाए जाते हैं। और इसके लिए एक नायाब तरीका है क्यूबा के पास, वो है डॉक्टरों की होम विजिट। वैसे चाहे बच्चा हो या नौजवान, स्त्री हो या पुरुष, कंसल्टोरियो में मौजूद डॉक्टर उनसे साल में एक बार मिलता जरूर है। घर में नवजात बच्चा हो, होम विजिट की संख्या बढ़ जाती है। क्यूबा की स्वास्थ्य व्यवस्था को देखकर एक बात समझ में आती है कि कंसल्टोरिया उनकी बुनियाद में है। कंसल्टोरिया उनकी बुनियाद में है जो बच्चों को, उनके माँ बाप को स्वस्थ रखती है। इसका अगला पायदान होता है पॉलीक्लिनिक। क्यूबा में लगभग 500 पॉलीक्लिनिक है। इसका मतलब ये है कि क्यूबा के हर 25,000 लोगों की आबादी पर एक पॉलीक्लिनिक मौजूद है। ऑपरेशन छोड़कर ज्यादातर डॉक्टरी मदद मौजूद है। पॉलीक्लिनिक के ऊपर बड़े और स्पेशलिस्ट अस्पताल हैं, जहां जटिल बीमारी और ऑपरेशन किए जाते हैं, जैसे हवाना का ये आमेहेरास क्लिनिकल सर्जरी हॉस्पिटल, जहां क्यूबा ही नहीं विदेशों से भी लोग इलाज के लिए आते हैं। हमारे पास हर तरह की सेहत संबंधी समस्या को सुलझाने के लिए तकनीक है, चाहे वो कितनी भी जटिल क्यों ना हो। हम दुनिया भर के मरीजों का इलाज करते हैं। इन सारी बातों का असर यह हुआ कि क्यूबा में हर 10,000 व्यक्तियों पे 67 फिजिशियन मौजूद हैं। क्यूबा में सकल घरेलू उत्पाद का 8.6% हिस्सा स्वास्थ्य पे खर्च होता है। भारत में 3.8%। क्यूबा में जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसकी औसत उम्र 78 वर्ष मानी जाती है। भारत में 66 वर्ष। क्यूबा में 1 साल की उम्र होने के पहले 5 बच्चों की मृत्यु हो जाती है। अमेरिका में 6, भारत में 41। अगर क्यूबा अपने बच्चों की जानें बचा सकता है तो भारत क्यों नहीं? अगर क्यूबा ऐसी व्यवस्था के बारे में सोच सकता है, उसे लागू कर सकता है, तो हम क्यों नहीं? हमने ये सवाल भारत के स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से पूछा। क्यूबा और भारत का जिसको कहते हैं कि डेमोग्राफिक दृष्टि से मुकाबला नहीं किया जा सकता। क्यूबा की जनसंख्या 1,16,00,000 है, भारत की जनसंख्या 1.25 अरब है, लगभग 124 गुना ज़्यादा है, और ये हमारी स्ट्रेंथ भी है। उसी तरीके से उनकी जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो कुल मिलाकर के 1,00,000 स्क्वायर किलोमीटर है और हमारी 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। वह एक वामपंथी देश है, हम एक प्रजातांत्रिक देश हैं। प्रजातांत्रिक देश में हमारे यहाँ बहुत सी स्टेट्स हैं, हेल्थ एक स्टेट सब्जेक्ट है, इसलिए हम अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के साथ काम कर रहे हैं। भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की जिम्मेदारी राज्यों पे है। भारत की जनसंख्या भी क्यूबा से बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी ऐसे कई राज्य हैं जो औरों से स्वास्थ्य के मामले में
बेहतर हैं, जैसे तमिलनाडु। चेन्नई के इस मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की तरह तमिलनाडु में आधुनिक सुविधाओं वाले 43 बड़े सरकारी अस्पताल हैं, 20 मेडिकल कॉलेज हैं और इनके अलावा पूरे राज्य में गांव, ब्लॉक और जिला स्तर पर स्वास्थ्य केंद्र और अस्पतालों का जाल फैला है। इस तरह के सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अलावा तमिलनाडु में हर 3 से 4 किलोमीटर पर एक स्वास्थ्य उप केंद्र है और हर 15 किलोमीटर पर अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। तमिलनाडु में जो भी अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाए उसको फ्री मेडिसिन मिलता है। सेकेंड व्हाट वी हैव डन इज एक रोबस्ट इंश्योरेंस स्कीम दिया है, जिसमें कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ऑलमोस्ट 1.31 करोड़ पॉपुलेशन, तमिलनाडु में 1.85 करोड़ अगर फैमिलीज हैं तो 1.31 करोड़ पॉपुलेशन को एक गवर्नमेंट का एक कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस मिला हुआ है। ये वो मिनिमम 1016 डिजीजेस के लिए दे कैन गो टू दिस एक्रेडिटेड प्राइवेट हॉस्पिटल और अपोलो हॉस्पिटल, कोई भी बड़ा हॉस्पिटल। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार ने कई ऐसी योजनाएं भी शुरू की हैं जो दूसरे राज्यों को भी रास्ता दिखा सकती हैं। दिल्ली में राज्य सरकार ने मोहल्ला क्लिनिक खोलने की योजना बनाई है। इसी तरह यूपी में सरकारी एम्बुलेंस सेवा को काफी सराहना मिल रही है। अब तमिलनाडु तो भारत में ही है ना, और कई और राज्यों से बहुत बेहतर है स्वास्थ्य के मामले में। वहां पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर अच्छा काम कर रहे हैं, बड़े सरकारी अस्पताल अच्छा काम कर रहे हैं और आम लोगों को इन सब चीजों का लगातार फायदा मिल रहा है। एक और बात, तमिलनाडु की जनसंख्या क्यूबा की जनसंख्या से 6 गुना ज्यादा है। अगर जनसंख्या या आबादी ही समस्या होती तो तमिलनाडु में यह सफलता कैसे मिलती? अगर क्यूबा ये कर सकता है, कुछ हद तक तमिलनाडु ये कर सकता है, तो बाकी का भारत कर सकता है ना ये सब, नहीं? चलिए बात करते हैं शिक्षा की। इसीलिए आज हम फिनलैंड में हैं। फिनलैंड के एक छोटे से गांव फिस्कारी के एक स्कूल में है। फिनलैंड भारत से बहुत ही छोटा देश है, लेकिन पिछले 40 सालों में फिनलैंड ने जो कुछ शिक्षा के क्षेत्र में हासिल किया है, अचीव किया है, उसकी मिसाल और कहीं नहीं मिली। फिस्कारी के इस स्कूल में तकरीबन 70 बच्चे पढ़ते हैं। यहां पहली से 6ठी क्लास तक की पढ़ाई होती है। इस स्कूल में पास के 2 और गांव से बच्चे पढ़ने आते हैं। अब यहां बच्चे पढ़ते कैसे हैं, इस पर गौर करते हैं। क्लास में बच्चे बांसुरी या फ्लूट बजाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि टीचर ना हो और बच्चों की मस्ती चल रही हो, बच्चों पर किसी की नजर ही ना हो। जल्द ही पता चला ऐसा नहीं है, क्लास टीचर भी वहीं मौजूद थे। दरअसल जब हम स्कूल की इस तीसरी क्लास में दाखिल हुए तब म्यूजिक क्लास चल रही थी। बच्चे अंग्रेजी के मशहूर गाने डोंट वरी बी हैप्पी गाने को म्यूजिक में डाल रहे थे। क्लास में देखिए ड्रम, गिटार, सिंथेसाइजर मौजूद हैं। पूरा का पूरा म्यूजिक बैंड गांव के स्कूल की इस क्लास में तैयार हो सकता है, लेकिन फिलहाल बच्चे बांसुरी बजाने और गाने की प्रैक्टिस में लगे हैं। इसके पीछे 2 मकसद हैं। बच्चे अंग्रेजी गाना गा तो रहे थे, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि अंग्रेजी इनकी मातृभाषा नहीं है। फिनलैंड में फिनिश और स्वीडिश भाषा बोली जाती है, इसलिए क्लास टीचर इंग्लिश गाने के जरिए अंग्रेजी भाषा सिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं। फिनलैंड में बच्चे 3 साल नहीं, 4 साल नहीं, 5 साल नहीं, 6 साल नहीं, 7 साल की उम्र में स्कूल में दाखिल होते हैं। यानी 7 साल से उनकी फॉर्मल एजुकेशन, स्कूलिंग का प्रोसेस शुरू होता है। स्कूल का माहौल, क्लास का माहौल ऐसा होता है जैसे वो किसी हॉबी क्लास में हो, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि टीचर बनकर नहीं बल्कि दोस्त बनकर, सहपाठी बनकर क्लास में आता है।
इसीलिए जो दृश्य हमने पिस्कारी गांव में देखा, वही नजारा राजधानी हेलसिंकी के स्कूल विकी टीचर्स ट्रेनिंग स्कूल में भी मौजूद था। पिस्कारी गांव और राजधानी हेलसिंकी शहर के स्कूल में फर्क सिर्फ बच्चों की संख्या का था, बाकी सुविधाएं एक जैसी, शिक्षक एक जैसे। फिनलैंड और भारत की शिक्षा व्यवस्था में बुनियादी फर्क है। फिनलैंड में इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्कूल किसी दूर दराज गांव में हो या शहर में, दोनों जगह शिक्षा एक समान मिलेगी और बिल्कुल मुफ्त, फ्री। फिनलैंड की फ्री एंड इक्वल एजुकेशन टू ऑल, सभी के लिए मुफ्त और एक जैसी शिक्षा व्यवस्था का नतीजा है यहाँ के 99% से ज्यादा बच्चे सरकारी स्कूलों में ही पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। सवाल ये कि एक जैसे स्कूल, एक जैसी सुविधाएं दे देने से क्या बच्चे दुनिया भर में अव्वल हो जाते हैं? अगर ऐसा नहीं है तो एक जैसे स्कूल, एक जैसी सुविधाओं के अलावा वो कौन सी बातें हैं जो फिनलैंड की शिक्षा व्यवस्था को दुनिया में बेहतरीन बना देती हैं? यहाँ के इस टीचर और स्कूल के फोकस में वो बच्चे नहीं होते जो काफी तेज होते हैं पढ़ाई में या जो मेधावी होते हैं, बल्कि वो बच्चे होते हैं जिन्हें पढ़ाई में मन नहीं लगता है, गणित, साइंस जैसे विषयों से जो डरते हैं। पूरी कोशिश इस बात की होती है कि सभी बच्चे जानकारी, कुशलता, कॉम्पिटेंस के एक समान स्तर तक पहुंच जाएं। कुछ छात्र पढ़ाई में अच्छे होते हैं और कुछ छात्र कमजोर होते हैं। हम इस तरह से पढ़ाते हैं कि सबको एक स्तर पर लाया जा सके। हम कमजोर छात्रों को छोड़ते नहीं हैं, बल्कि हम तो उनकी और ज्यादा मदद करते हैं जिससे वो आगे बढ़ सके। फिनलैंड की इस सफलता में बहुत बड़ी भूमिका शिक्षकों की रही है, टीचर्स की रही है। मेरे लिए ये बहुत रोचक बात है क्योंकि मैं टीचर्स का बेटा हूं, मेरे माता पिता टीचर हैं और ये भी जानता हूं कि टीचर ट्रेनिंग का कितना महत्व होता है किसी देश की शिक्षा व्यवस्था में। फिनलैंड ने यही किया है। चाहे आप कक्षा 1 में पढ़ाते हो या 12वीं में, मास्टर्स होना हर टीचर के लिए बहुत जरूरी है। फिनलैंड में टीचर बनना मुश्किल तो है, लेकिन इस पेशे से काफी मान सम्मान जुड़ा है। टीचर को फिनलैंड में काफी आदर के भाव से देखा जाता है। डॉक्टर, पुलिस ऑफिसर, टीचर, टीचर, डॉक्टर, पुलिस ऑफिसर। फिनलैंड में बच्चे बड़े होकर यही बनना चाहते हैं। अभी हम यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी के टीचर्स ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में हैं। यहाँ पिछले साल 1600 बच्चों ने परीक्षा दी, जिसमें से सिर्फ 160 लोगों को टीचर्स ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में एडमिशन मिल पाया। यहाँ टीचर बनना न सिर्फ इज्जत की बात है, बल्कि बहुत ही मुश्किल काम भी है। टीचर बनने के इच्छुक छात्रों की यूनिवर्सिटी में दाखिले के बाद ट्रेनिंग की लंबी प्रक्रिया चलती है। इसमें पढ़ाई लिखाई से जुड़े सिद्धांतों के अलावा क्लासरूम में ट्रेनिंग की लंबी प्रक्रिया चलती है। फिनलैंड शिक्षा की फील्ड में आज जहां है, उसके पीछे यहाँ के टीचर हैं और यहाँ की नीतियां भी। फिनलैंड में हर 14 बच्चे पर एक टीचर है और भारत में हर 35 बच्चों के लिए एक टीचर। वहां का हर टीचर कम से कम ग्रेजुएट है। भारत में 8वीं पास शिक्षक भी हैं। बिना टीचर ट्रेनिंग के फिनलैंड में बच्चों को कोई पढ़ा नहीं सकता। भारत में सरकारी स्कूलों में भी बिना टीचर्स ट्रेनिंग के शिक्षक मौजूद हैं। फिनलैंड में 99% बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। भारत में चलन प्राइवेट स्कूलों का है। फिनलैंड पर आधारित राम राज्य के एपिसोड को देखकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया कि ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसे सबको देखना चाहिए, कुछ सीखना चाहिए। और कार्यक्रम के बाद होने वाली चर्चा में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया शामिल हुए और उन्होंने एक बड़ी घोषणा भी की। 100% लिटरेसी रेट दिल्ली में हम लेके आएंगे और साथ साथ सिर्फ लिटरेसी रेट नहीं, समझदारी वाला शिक्षा हम देंगे। और इसमें 2 कंपोनेंट हैं। मैं कलाम साहब से, आदरणीय कलाम साहब से बात कर रहा था, उन्होंने बड़ी अच्छी गाइडेंस दी है मुझे। उन्होंने कहा और हम लागू करेंगे उसको कि दिल्ली में स्कूल से निकलने वाले हर बच्चे के पास 2 तरह के सर्टिफिकेट होंगे। एक, मैं स्कूली एजुकेशन की बात कर रहा हूँ।
उसके पास 2 सर्टिफिकेट होंगे, एक उसकी एजुकेशन के लिए, अगर वो चाहे तो उस सर्टिफिकेट के बेस पे अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ा सके, और उसके साथ साथ उसके स्किल के लिए कि अगर वो चाहे तो वहां से अपने स्किल को यूज करते हुए अपने जिंदगी को शुरू कर सके। फिनलैंड के पास ही एक देश है डेनमार्क, और डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। कोपेनहेगन में एक चौराहे पे खड़े होकर हमारे साथी संजय नंदन ने आते जाते लोगों से एक सवाल पूछना शुरू किया कि आपने कभी रिश्वत दी है? Have you ever been forced to pay bribe? Pay a fine? Fine? No, bribe. Bribe is like asking for money, which is, which is illegal. No, by the police? No. And have you ever been forced to pay a bribe by the police? No. Never? Never in Denmark? I don't think that happens in Denmark, no. आश्चर्यजनक किंतु सत्य। संजय को पलट के लोगों ने कहा कि ये रिश्वत होती क्या है? What is a bribe? जी हाँ, डेनमार्क वो देश है जिसमें दुनिया में सबसे कम भ्रष्टाचार है। एक ऐसा देश जहां आपको हर कदम पे आश्चर्यचकित होना पड़ सकता है, जैसे सरकारी अधिकारी सूजन प्रेस्टेगार्ड की कहानी सुनकर। मुझे कभी किसी ने रिश्वत देने की तो कोशिश नहीं की, लेकिन 1 या 2 बार कुछ लोग मेरे लिए फूल या चॉकलेट्स लेकर आ गए, क्योंकि वो बहुत खुश थे, क्योंकि उनको सरकारी घर दे दिया गया था। एक दिन सुजैन अपने ऑफिस में थी। उनके सामने चॉकलेट का डब्बा लेकर एक शख्स खड़ा था। आप इसे वापस ले जाइए, मैं इसे नहीं ले सकती, मैंने बस अपना फर्ज निभाया है। कोपेनहेगन में सरकारी फ्लैट मिलना बड़ी बात है, लिहाजा जिन सज्जन को यह फ्लैट मिला था वो एक फूलों का गुलदस्ता लेके सूजन के पास पहुंच गए। इसमें कौन सी गलत बात है? लेकिन सूजन परेशान हो गई। क्यों? ठीक है, आपका बहुत धन्यवाद। ठीक है। जब भी ऐसा होता है तो मैं घबरा कर ये देखने जाती हूँ कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया, क्योंकि मैं ये सोचकर नहीं रह सकती कि मैं भ्रष्ट हूँ। डेनमार्क की सरकारी अधिकारी सूजन प्रेस्टेगार्ड ने कहा कि वो इस ख्याल के साथ नहीं जीना चाहती कि उन्होंने कुछ गलत किया है, भ्रष्टाचार किया है, करप्शन किया है। इसलिए चॉकलेट का डिब्बा लेना या फूलों का गुलदस्ता लेना भी उनकी नजर में भ्रष्टाचार है। डेनमार्क में इस जैसी छोटी छोटी बात का भी ख्याल रखा जाता है। ये है भारत और डेनमार्क के बीच का पहला बड़ा फर्क। भारत में तो इसको कोई भ्रष्टाचार मानेगा ही नहीं। दुनिया भर में भ्रष्टाचार पर नजर रखने वाली संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल हर साल एक लिस्ट जारी करती है, जिससे पता चलता है कि कौन सा देश कम करप्ट है और कौन ज्यादा। 2014 की रिपोर्ट के मुताबिक 175 देशों की लिस्ट में भारत 85वें स्थान पर था और डेनमार्क पहले। डेनमार्क में पुलिस को लोग ईमानदारी के पैमाने पर न्यायपालिका के समकक्ष मानते हैं, जबकि भारत में सबसे ज्यादा करप्ट पुलिस को ही मानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल 1995 से लगातार हर साल इस तरह की सूची जारी कर रही है। इस सूची में डेनमार्क ईमानदारी के पायदान पर 9 बार नंबर 1 और 8 बार नंबर 2 पर रहा है। आखिर वो कौन सी व्यवस्था है जो डेनमार्क में भ्रष्टाचार को बढ़ने से रोकती है? आखिर वो कौन लोग हैं जो भ्रष्टाचार पर इतनी मजबूती के साथ लगाम लगाए हुए हैं? डेनमार्क के इस कहानी को जानने समझने के लिए हमारे साथ होंगे डेनमार्क के पूर्व विदेश मंत्री नील्स हेल्वी पीटरसन।
सबसे जरूरी बात यह है कि जिस समय कोई मिनिस्टर अपॉइंट होता है उसी समय उस व्यक्ति को अपनी दूसरी सभी कमाई के जरियों और कामों को छोड़ना पड़ता है। जिस दिन आप अपॉइंट होते हैं आपको प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से उसी दिन बुलाया जाता है और उसी दिन आपसे पूछा जाता है कि क्या आपके कमाई के दूसरे जरिए भी हैं, और अगर हैं तो आपको उसी वक्त उसे छोड़ना होता है। राजनीति से जुड़ा एक सवाल राजनीतिक चंदे का है। डेनमार्क में राजनीतिक दलों को 20,000 क्रोन यानी करीब 2 लाख रुपए से ज्यादा के चंदे की पूरी जानकारी देनी होती है। लेकिन अगर वही रकम 20,000 क्रोन से कम है तो इसकी जानकारी देना जरूरी नहीं है। यही हाल भारत में है, जहां राजनीतिक दल को एक बार में 20,000 या उससे ऊपर के चंदे को उसे देने वाले के नाम के साथ घोषित करना होता है। भारत और डेनमार्क की तुलना करें तो फर्क सिर्फ इतना है कि डेनमार्क में राजनीतिक पार्टियों को सरकारी बजट से पैसा मिलता है। सरकार से मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल पार्टियां अपनी नीतियों के प्रचार प्रसार पर कर सकती हैं, लेकिन चुनाव लड़ने में नहीं कर सकती। यहाँ सभी राजनीतिक दल मानते हैं कि सरकारी पैसा ही हम सब के लिए सही है। इससे राजनीतिक दलों के पैसों के लेन देन को लेकर पारदर्शिता आती है। सभी राजनीतिक दल ये मानते हैं कि बड़ी कंपनियों, यूनियन या दूसरे मुनाफों से दलों को फंड नहीं मिलने चाहिए। इसलिए सरकारी पैसे से ही सभी दलों को फंड दिया जाता है। भ्रष्टाचार को लेकर ऐसा ही अनुभव भारतीय कंपनी L&T इन्फोटेक का भी रहा है। L&T इन्फोटेक का काम डेनमार्क में भी है। कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट सरबजीत देव पिछले 15 साल से कोपेनहेगन में काम कर रहे हैं। तो सेटिंग अप अ कंपनी बहुत आसान है। इनफैक्ट फॉर लोकल सिटीजन्स और रेसिडेंट्स 2-3 दिन में ही हो जाता है एक कंपनी सेटअप। देन ऑफ कोर्स यू नीड अ लॉयर फॉर registration and all. तो हम लोग के लिए it was very very smooth because we are part of a big group. It was not one day, but within 15 days we were ready to go. So absolutely no problem. This is one of the fastest in the world, I can say. भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत भारत में किसी सरकारी कर्मचारी को रिश्वत लेने पर 3 साल से 7 साल तक की सजा का नियम है। अब सवाल यह है कि भारत में करप्शन को पूरी तरह से खत्म करना क्या मुमकिन है? क्या महज कानून बना देने से बदलाव मुमकिन है? देश में पहली बार पब्लिक सर्विस गारंटी यानी तय समय में काम करने की गारंटी देने का वादा करने वाले मध्य प्रदेश में इस कानून का क्या हाल है? यह कानून भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी लड़ाई का जरिया बताया जाता है, लेकिन भोपाल के हजारीलाल का अनुभव बिल्कुल अलग रहा है। हजारीलाल 6 महीने से राशन कार्ड बनवाने के लिए भोपाल में सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अफसर हर बार टाल देते हैं। इस बार ये जन सुनवाई में पहुंचे हैं। राशन कार्ड बन जा, राशन कार्ड बन जा। कितने दिनों से चक्कर लगा रहे हैं? वो है साहब 3-6 महीने। 6 महीने हो गए। क्या बोल रहे हैं अधिकारी? कहीं कैसे कहते हैं सर्वे वाले आएंगे, जांच करेंगे, सर्वे वाले जाते ही नहीं। अब दिन की बात है, शाम नहीं करेंगे। मध्य प्रदेश में 5 साल से लोक सेवा गारंटी कानून लागू है, लेकिन ये भीड़ बता रही है कि लोगों की मुसीबतों का अंत ये कानून भी नहीं कर पा रहा है। कई राज्यों में ये कानून अलग अलग नामों से मौजूद है। कहीं पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट है तो कहीं सिटीजन चार्टर के नाम से। इन राज्यों में कानून तो बनाए गए हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की ही तरह कई राज्यों में हम इनको लागू होता नहीं देख पा रहे। देश में कानून तो बहुत है, पर भ्रष्टाचार मुक्त भारत अभी दिख नहीं रहा। समस्या क्या है? ये सवाल हमने पूछा भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के अगुआ अन्ना हजारे से और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह से। जब डेनमार्क बन सकता है तो भारत क्यों नहीं बनेगा? लेकिन ये बात भारतीयों के दिल में आना जरूरी है कि जब डेनमार्क कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। ऐसे भारतीयों ने अपने दिल में इस बात को लाना है।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट का जो लक्ष्य रखा गया, उसके पीछे भी भ्रष्टाचार हटाने की प्रक्रिया जुड़ी हुई है कि जब प्रशासन सरल होगा, आसान होगा, आम आदमी के हित में होगा, आम आदमी की रीच में होगा, तो निश्चय ही ये सारे विलंब के जो कारण हैं या दूसरे कारण हैं जिनके माध्यम से भ्रष्टाचार को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा मिलता है, उन पर भी कहीं ना कहीं अंकुश लगेगा। देश में नियम भी हैं और कानून भी, जरूरत है तो उनके अमल की। भारत को अगर डेनमार्क बनना है, अगर करप्शन फ्री बनना है, तो आम लोगों के साथ साथ सरकारों को भी इच्छा शक्ति दिखानी होगी, जैसे इजरायल ने इच्छा शक्ति दिखाई है अपनी आंतरिक सुरक्षा के मामले में। इजरायल जिस तरह से अपने ऊपर होने वाले हमलों का सामना करता है या हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई करता है, उसकी दुनिया भर में निंदा भी हुई है, लेकिन इजरायल के लोगों का मानना है कि ये जरूरी है। इजरायल की काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी यानी कि आतंकवाद विरोधी रणनीति का एक मुख्य लक्ष्य, एक मुख्य मकसद यह है कि किसी भी हाल में यहां के लोगों को भय मुक्त रखा जाए। क्या इजरायल अपनी इस रणनीति में सफल हुआ है? इस सवाल का जवाब भी हमें इजरायल के इसी तेल अवीव शहर में मिल जाता है। एक के बाद एक आतंकवादी हमलों के बावजूद इस शहर को पुलिस छावनी में नहीं बदला गया है। सड़कों पर ना पुलिस दिखाई देती है, ना कोई बैरिकेड, ना कोई छानबीन, ना कोई पूछताछ, ना कोई तनाव। ऐसा कैसे संभव है? इस सवाल का जवाब मिलता है तेल अवीव म्युनिसिपैलिटी बिल्डिंग के इस कमरे में। हम इस वक्त तेल अवीव म्युनिसिपैलिटी सेंटर में हैं। ये यहाँ की सिक्योरिटी के प्रबंधन के लिए बना कंट्रोल रूम है। यहाँ पर 24 घंटे लगातार काम होता है। हम यहाँ तेल अवीव की सुरक्षा पर ध्यान देते हैं। तेल अवीव का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, यहाँ से शहर के हर एक कोने पर नजर रखी जा रही है, हर रोज, हर घंटे, हर मिनट। सवाल है कैसे? दरअसल पूरे तेल अवीव शहर को शक्तिशाली कैमरों से पाट दिया गया है। हर एक गली, हर एक मोहल्ला कैमरे की हद में है। ये कैमरे इतने शक्तिशाली हैं कि इनकी मदद से कार के नंबर प्लेट को भी पढ़ा जा सकता है। इन कैमरों के जरिए पूरे शहर की लाइव रियल टाइम तस्वीर यहां बैठे लोग देखते रहते हैं। मुंबई पर पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने हमला किया। काफी देर तक वहां के अफसरों को, राजनेताओं को ये पता ही नहीं चला कि आतंकवादी हैं तो कितने हैं, हमलावर कौन हैं, कहां से आए हैं और वो क्या कर रहे हैं। इस परिस्थिति से निपटने के लिए तेल अवीव जैसे शहर में एक कंट्रोल एंड कमांड सेंटर है, जहां बैठकर पूरे शहर पर नजर रखी जा सकती है और पूरे शहर को क्या करना है, किस महकमे को क्या करना है, कहां जाना है, कितनी शक्ति से जाना है, कितने लोगों को जाना है, सारे फैसले एक जगह बैठकर लिए जा सकते हैं। इजराइल की भौगोलिक स्थिति कुछ ऐसी है कि उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम एक ही दिन में आया जाया जा सकता है। ये फिलिस्तीन और इजराइल के बीच की एक बॉर्डर क्रॉसिंग है, एलियाहू चेक पॉइंट नोरिया। यहाँ इजराइल के अंदर आने वाली हर गाड़ी की जांच होती है। जांच इस बात की कि कहीं गाड़ी या ट्रक में बैठे लोग आतंकवादी संगठन से तो नहीं जुड़े हैं, कहीं वो अपने साथ हथियार तो अंदर नहीं ले जा रहे हैं। अब देखिए ये जांच कौन करता है और कैसे करता है। कार के ड्राइवर उसे पार्किंग स्लॉट में खड़ी करते हैं। गाड़ी में सवार सभी लोग गाड़ी से निकल जाते हैं। इसके बाद गाड़ी के अंदर एक पाइप डाला जाता है। पाइप के दूसरे कोने में फिल्टर लगा दिया जाता है। इसके बाद मशीन चालू की जाती है। मशीन के चालू होने पर कार के अंदर हवा पाइप से कुछ देर के लिए खींची जाती है। उसके बाद उस फिल्टर को डब्बे में बंद कर पास एक कमरे में दे दिया जाता है।
फिल्टर को कमरे में बने होल्डर में रख दिया जाता है। इसके बाद दूसरे कमरे में बेल्जियन शेपर्ड कुत्ते को भेजा जाता है। वो सेकंड भर में वहां रखे सभी फिल्टरों को सूंघकर ऑल क्लियर का संकेत अपने हैंडलर को दे देता है। इस प्रक्रिया को रेस्ट भी कहा जाता है, जिसका मतलब है रिमोट एक्सप्लोसिव सेंट ट्रेसिंग। इसका उद्देश्य है कि आप किसी भी प्रकार की सेंट या महक को एक फिल्टर में इकट्ठा कर लेते हैं और वो फिल्टर कुत्ते के पास ले जाते हैं। फिर कुत्ता उसे सूंघकर ये बता देता है कि क्या ये महक किसी भी तरह के गैर कानूनी सामान की तरह है जिसकी इन्हें पहले ट्रेनिंग दी गई होती है। इन बेल्जियन शेपर्ड्स को विस्फोटकों को पकड़ने का अब तक का सबसे सफल तरीका माना जा रहा है। लेकिन इजराइल के अंदर हमला करने की नीयत से आने वाले लोग बॉर्डर क्रॉसिंग से आएं, ये जरूरी नहीं है। फिलिस्तीन प्रशासित इलाके या दूसरे देशों से लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रास्ते आतंकवादी इजराइल में दाखिल होते रहे हैं। इजराइल ने अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए ऐसे बाड़ लगाए हैं जिनको पार करना बेहद मुश्किल है और इससे आतंकवादी हमलों की संख्या काफी घटी है। सीमा पर लगे ये बाड़ या फेंसिंग काम कैसे करते हैं? दरअसल ये तकनीक का कमाल है। ये फेंसिंग छोटे छोटे सेक्शंस में बटे हैं और हर सेक्शन का एक नंबर है। दरअसल इन कटीली तारों में हर 2 से 3 मीटर पर गेंद की शक्ल वाले सेंसर लगे हैं। ये खास तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेंसर हैं। जैसे ही कोई बाड़ को काटने या दबाने की कोशिश करता है, बॉल के अंदर का सेंसर सक्रिय हो जाता है। क्या ये बाड़ लगाने से दूसरी तरफ से लोगों का घुसना बंद हो गया है? सुरक्षा 100% तो नहीं हुई है, लेकिन इस तरह की तकनीक से हम अपनी सीमा को लगभग 100% तक सुरक्षित कर पाए हैं। इजराइल एक लेबोरेटरी है, प्रयोगशाला है। उनके लिए जो लगातार आतंकवाद के खिलाफ रणनीति बनाते हैं और उनके लिए भी जो लगातार इजराइल के अंदर आतंकी हमलों की प्लानिंग करते हैं, कोशिश करते हैं। अब गौर कीजिए, 1967 के बाद पहली बार इजरायली विमान या इजराइल से जुड़े विमानों के अपहरण, हाईजैकिंग का सिलसिला शुरू हुआ। यह समस्या 2001 में जाकर अमेरिका ने झेला और 1980 के दशक में भारत ने। अब हिजबुल्लाह नाम के संगठन ने, उग्रवादी संगठन ने सबसे पहले इजराइल के अंदर सुइसाइड बॉम्बिंग, जिसे हम फिदाइन हमले कहते हैं, की शुरुआत की थी। यानी लगातार आतंकवादी संगठन, उग्रवादी संगठन इजराइल के अंदर नए नए प्रयोग, नई नई रणनीति के साथ घुसते हैं, जबकि इजरायली सेना और इजरायली एडमिनिस्ट्रेशन लगातार उन हमलों की काट ढूंढती रहती है। इसी के तहत देश की सीमा पार कर आतंकियों का खात्मा करने की इजराइल की नीति भी है। इजराइल के विरोधी कहते हैं कि अगर इजराइल की रणनीति इतनी ही सही थी तो आज 6 दशक बाद इजराइल अपने ऊपर हो रहे हमलों को पूरी तरह क्यों नहीं रोक पाया। इजराइल के समर्थक कहते हैं कि चाहे बाड़ लगाना हो या लोगों को चुन चुन के मारना, अगर ये रणनीति अपनाई नहीं गई होती तो एक देश के रूप में इजराइल आज खत्म हो चुका होता। उनका मानना है कि इन्हीं सब रणनीतियों के कारण वहां के लोग निर्भीक होकर जी सकते हैं, शांति के वातावरण में जी रहे हैं और सुरक्षित महसूस करते हैं। सच्चाई इन दोनों के बीच में कहीं है। भारत में भी इस बात की गूंज अक्सर सुनाई पड़ती है कि आतंकवाद से निपटने के लिए इजराइल मॉडल का प्रयोग होना चाहिए। इजराइल पर आधारित राम राज्य के एपिसोड के बाद हमने इस बात पे चर्चा की। चर्चा में शामिल थे भूतपूर्व गृह सचिव आर.के. सिंह और मौजूदा राज्य गृह मंत्री किरेन रिजिजू। सबसे पहले हमने ये कोशिश किया कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल है दुनिया में, वो हिंदुस्तान में हमारा सिक्योरिटी एजेंसीज के हाथ में और आम जनता उस टेक्नोलॉजी को कैसे इस्तेमाल हो, इसका सबसे पहले हम लोगों ने ध्यान दिया। और आपको बीती जो 1 साल में देखने को मिलेंगे कि बहुत सारे जगह में जो कोई छोटा मोटा चेन खींचने से लेकर के बड़ा टेरर अटैक का बहुत सारा घटनाएं को सक्सेसफुली हम लोगों ने सॉल्व किया है, उसको पकड़ा है, अंजाम तक पहुंचाया है। तो इस तरह का जो घटना में संक्षेप में अगर कहूँ तो काफ़ी चीज़ में हिंदुस्तान आगे बढ़ा है, लेकिन बहुत कुछ ऐसे क्षेत्र है जिसमें हमको और बहुत कुछ करना बाकी है। यहाँ दिल्ली में कई जगह सीसीटीवी लगे हैं और
कंट्रोल रूम है जहाँ पर कि विभिन्न जगहों से फीड स्क्रूटनाइज किया जाता है। इंसिडेंट रिपोर्टिंग सिस्टम का भी जो सॉफ्टवेयर है वो कहीं कहीं लगा हुआ है। पार्लियामेंट हाउस में जो हमारा कंट्रोल रूम है उसमें इंसिडेंट रिपोर्टिंग सिस्टम है जी। और दिल्ली में और कुछ शहरों में इस प्रकार के सिस्टम्स बिल्डअप करने के लिए भारत सरकार ने इनिशिएटिव लिया। हम लोगों ने बैठक बुलाई और हम लोगों ने कहा कि हर एक बड़े शहर में ये सिस्टम लगना चाहिए। हीरे और कपड़े के शहर के तौर पर दुनिया भर में मशहूर है सूरत। अब इस शहर को सुरक्षा के लिहाज से हुए एक बेहतरीन प्रयोग के लिए भी जाना जा रहा है। सूरत पुलिस ने यहाँ के लोगों की मदद से यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत एक खास सीसीटीवी योजना शुरू की है, जिससे अपराध और अपराधियों पर काबू पाया जा रहा है और शहर अब पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित हो गया है। इस शहर को सेफ सिटी कॉन्सेप्ट के तहत विकसित किया जा रहा है। पुलिस ने सेफ सिटी सूरत मुहिम के तहत 2012 में सीसीटीवी का नेटवर्क खड़ा करने की सोची। बड़ी संख्या में उद्योगपति और कारोबारी भी मदद को आगे आए। जनवरी 2013 में 23 जगहों पर 104 कैमरे लगाकर शुरुआत हुई। 2.5 साल में ही 109 जगहों पर 604 कैमरे लग चुके हैं। सीसीटीवी नेटवर्क पर नजर के लिए कमांड और कंट्रोल सेंटर भी हैं। सूरत पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी वाले इलाकों में पहले के मुकाबले 27% कम अपराध हुए हैं। सेफ सिटी सूरत प्रोजेक्ट पर 33 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं, जिसका बड़ा हिस्सा सूरत के लोगों की तरफ से दिया गया है। अगले 5 साल में शहर में 5000 कैमरों का जाल बिछाने की योजना है। सूरत दुनिया के किसी और कोने में नहीं, यहीं भारत में है। यहां पर पुलिस और व्यापारियों ने मिलकर अपनी सुरक्षा के लिए एक नई सोच को पनपने दिया। चाहे स्वास्थ्य के मामले में तमिलनाडु हो या सुरक्षा के मामले में सूरत, ये नई आइडिया, ये नई सोच यहीं भारत में पनप रही है। जरूरत है इसको बड़ा करने की, विस्तार देने की। राम राज्य में हमारा सफर यहीं तक। राम राज्य की सफलता इसी में है कि भारतीयों को उम्मीद मिली है कि भारत में भी राम राज्य आ सकता है। गलियों मोहल्लों में, पान की दुकानों में, खाने की मेज पर बातचीत हो रही है, चर्चा हो रही है, बहस हो रही है। इसी बातचीत, इसी चर्चा, इसी बहस से आगे का रास्ता निकलेगा। बात सोच की है। अगर सोच बदलेगी तो हमारी दुनिया भी बदलेगी। यकीन मानिए, राम राज्य आएगा, भारत में भी आएगा।